नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज इस वीडियो में हम संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होगा। चाहे वो नेट जीआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, टेट सुपर टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो आज का हमारा 20 क्वेश्चन है संविधान का, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 73वां, 86वां, 87वां या 91वां? कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर होगा डी, 91वां संवैधानिक संशोधन। जो 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके अनुसार जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कह रहा है कि जो 91 हमारे संविधान में जो 91 अमेंडमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो मंत्रिपरिषद होगी उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, संघीय गृह मंत्री? तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है और अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति करता है। अंतरराज्य परिषद की बैठक जो होती है वो साल में तीन बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगर किसी कारणवश से प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है इसकी अध्यक्षता करता है। 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। कारण कह रहा है, कथन कारण की ये क्वेश्चन है, जिसमें कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। कारण कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी राष्ट्रपति शासन संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पे लघु विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन सफल है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 410। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 312। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है उसके अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार प्राप्त है। भाग 14 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है।
जो भाग 14 है उस भाग 14 के आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 312। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि संकट की स्थिति के लिए अध्यचात्मक पद्धति उपयुक्त होती है। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है उसमें शासन की स्थिरता बनी रहती है। अतः जो कार्यपालिका एवं विधान मंडल जो होता है वो नियत समय तक निश्चित होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रणाली में जो कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती है, यानी कह रहा है कि संकट की स्थिति की अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन की स्थिरता बनी रहती है, इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होता है संकट के समय। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कारण, राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। बिल्कुल निश्चित होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। जैसा कि हम अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। इसीलिए यहाँ दोनों ही कथन सही हैं। अभी कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक में संकट के अध्यक्षीय शासन की उपयुक्तता को बता रहा है तो दूसरे में कारण में राष्ट्रपति की पदावधि यानी उसके कार्यकाल की निश्चितता को बता रहा है। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं अलग अलग हैं, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। अनुच्छेद 15B, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 29A। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B के अनुसार 21 के अनुसार संविधान का विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है, जो हमारा अनुच्छेद 31B है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए। क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त में निहित होना चाहिए शक्ति, क्या राज्य के मुख्य मंत्री, क्या राज्य का निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य चुनाव सचिव। तो इसका आंसर होगा राज्य का निर्वाचन आयोग, क्योंकि जो पंचायतों का जो चुनाव होता है वह राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है वो कराता है, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है पंचायतों का चुनाव नहीं कराता है। वो केवल लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, इन लोगों का चुनाव जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त कराता है, जिसका उल्लेख हम 324 में देखने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। ठीक है। अभिकथन ए कह रहा है, कथन और कारण की क्वेश्चन है। अभिकथन ए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और कारण कह रहा है, और कारण जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियाँ निहित होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें इसका आंसर होगा ए।
ई और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि भारत जो हमारे वहाँ जो कार्यपालिका होती है उसमें एक कार्यपालिका का जो दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक तो संवैधानिक होती है जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और एक वास्तविक होता है जिसके प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियाँ निहित होती है, क्योंकि जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और मंत्री उसकी मंत्रिपरिषद होती है, और उसी में सारी शक्तियाँ निहित होती है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। यानी इसीलिए ये कह रहा है कि ई और आर दोनों सत्य हैं और आर ई की सही व्याख्या भी है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिका संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? संघीय विधानमंडल की उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लिखित संविधान का होना, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान किया जाना, द्विपक्षीय नागरिकता। कह रहा है कि भारतीय संघीय पद्धति जो है वो अमेरिका संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या अलग है अमेरिका के संविधान से और भारत का संविधान, किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे हमको अलग देखने को मिलता है। तो संघीय विधानमंडल की उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये सही है क्योंकि ये दोनों जगह हमें एक ही तरह का देखने को मिलता है। लिखित संविधान, भारत में भी लिखित संविधान है और अमेरिका में भी हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान किया जाना, यहाँ पे ये तीन हमारा आंसर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अगर अमेरिका में हम देखें तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं, लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र और राज्य के पास नहीं होती, बल्कि केवल अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास निहित होती हैं। संविधान में पहले से ही कह दिया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, यानी जो तीनों सूचियों में नहीं होंगी, वो उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो जहाँ अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, वहीं भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है। तो हमारा आंसर 3 होगा। फिर चौथा कह रहा है द्विपक्षीय नागरिकता, इसमें भी अंतर है। जहाँ पे अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को हमें मिलती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की, तो वहीं हमें भारत में एकहरी नागरिकता देखने को मिलती है, केवल केंद्र की। अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम यूपी के नागरिक हैं, ना ही हम झारखंड के, इस तरीके से हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। इसलिए जहाँ पे अमेरिका में द्विपक्षीय नागरिकता हमें देखने को मिलती है, यानी दोहरी नागरिकता मिलती है, वहीं भारत में एकहरी नागरिकता हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा 3 और 4, यानी बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, RR दिवाकर कमेटी और LS सिंघवी कमेटी। ऐसी कौन सी कमेटी है जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किया था? तो इसका आंसर होगा ए, अशोक मेहता कमेटी। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला में जिला परिषद होगा और मंडल स्तर पे मंडल पंचायत होगा, लेकिन इस समिति के जो सुझाव को लागू नहीं किया गया। यानी अशोक मेहता कमेटी जो थी उसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की, लेकिन इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया। तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति।
चलिए मैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वो राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास रहती हैं। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है और वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। कह रहा है कि वह राष्ट्र का मुखिया और सरकार का भी मुखिया होता है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में सही पूछ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही कथन है। तो वो राष्ट्र का मुखिया है बिल्कुल, और सरकार का भी मुखिया है, क्योंकि वहाँ पे दो तरह की कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। जिस तरीके से भारत में एक नाम मात्र का एक वास्तविक कार्यपालिका पाया जाता है, उस तरीके से अमेरिका में नहीं पाई जाती है। तो वहाँ पे जो राष्ट्र का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों ही कि कौन होता है, वहाँ का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है, संघीय शासन संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए वहाँ पे दो तरह के मुखिया नहीं होते हैं, नाम मात्र के और वास्तविक, जबकि एक ही तरह के मुखिया होते हैं। इसीलिए वह राष्ट्र का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। इसलिए ये पहला तो हमारा सही हुआ। दूसरा कह रहा है कि समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास रहती हैं, बिल्कुल सही है। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण के आधार पे शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट दी गई होती हैं और वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसलिए वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा हुआ नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसका कार्यकाल भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसका कार्यकाल निश्चित होता है। तो हमारा तीसरा गलत होगा। वह अपने विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, यानी 3-4 गलत हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन डी में है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 1 और 2 सही है अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। चलिए हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था कहा। ए के चंद्रा, बी मॉरिस जोन्स, सी केसी बियरे और डी बसु। तो इसका आंसर होगा बी मॉरिस जोन्स। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हम सभी को याद रखना चाहिए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य हैं। यहाँ पे हमसे असत्य कथन को पूछ रहा है, तो हम देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को विहित होती हैं, यानी राज्यों में निहित होती हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि असत्य कथन पूछ रहे हैं, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। देखते हैं। पहला कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो केवल 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो पहला तो हमारा गलत हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, बिल्कुल ये भी गलत बात है। तीसरा है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा के 2/3 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और जो राज्यसभा है एक अस्थायी सदन है
और यहाँ पे दो तिहाई नहीं बल्कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। यानी ये तीनों ही गलत है। चौथा हमारा है कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्यों में निहित होती हैं, तो ये सही है। और भारत में वो केंद्र में निहित होती है, तो चौथा तो हमारा सही है। यानी यहाँ पे हमसे असत्य पूछ रहा है, तो चौथा ही बस सत्य है, बाकी 3 हमारे यहाँ असत्य है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, और हमसे यहाँ गलत ही पूछ रहा है, तो हमारा तीनों गलत है। यानी 1 2 3, तो हमारे 1 2 3 ऑप्शन 3 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 3 तीनों ऑप्शन इसी में है। तो चलिए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे का आदर्श प्रतिस्थापित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? रशियन क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, सांस्कृतिक क्रांति से। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ही हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी एक राज्य का और एक केंद्र का। भारत और यूएसए, भारत और स्विस और यूएसए और यूके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्विस, स्विट्जरलैंड और यूएसए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, भारत, और ऑप्शन 2 अमेरिका। यानी हम देखेंगे कूट में अगर देखें तो 1 और 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, भारत और अमेरिका। हम क्योंकि आप देखेंगे तो भारत और अमेरिका, यहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है, इसीलिए कोटेशन इसी को ध्यान रख के कह रहा है कि हम संविधान के अधीन तो हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य, क्योंकि संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो भारत और अमेरिका दोनों जगह पे न्यायपालिका को है, इसीलिए कोटेशन इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1 भारत, अमेरिका। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? प्रथम प्रशासन सुधार आयोग, गोरवाला कमेटी रिपोर्ट, कृपलानी की कमेटी रिपोर्ट और संस्थानम कमेटी रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थानम कमेटी। संस्थानम कमेटी केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है, और इसका यह जो स्थापित हुई थी वो संस्थानम कमेटी की सिफारिश पर स्थापित हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत
राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकता है? एक, संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए। बी, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। और डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे PYQ है। सारे क्वेश्चन नेट में TGT, PGT, टेट, सुपर टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन MCQ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन PYQ है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा ये ऑप्शन सी है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ये इस समय के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि इस समय वहाँ पे जम्मू और कश्मीर में कुछ चीज़ें चेंज हो चुका है। 370 को लेकर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ के नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पे ही अब 360 जो है वो लागू होगा। तो ये जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए ये ऑप्शन सही था। लेकिन इस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़ के नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर को ले के संपूर्ण भारत में 360 क्या होगा, लागू होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। किस लिए? कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनः जीवित करने के लिए, पार्टी की युवाओं को आकर्षित करने के लिए, पार्टी में उत्तराधिकार की प्रक्रिया की योजना और उसे अमली जामा पहनाने के लिए, पार्टी में लिंग समानता लाने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनः जीवित करने के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? यानी ऐसा कौन सा कथन है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में गलत है? पहला है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की आयुक्त का पद सांविधिक पद है। उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और डी कह रहा है कि उसे CBI की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। तो जो यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर जो गलत कथन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी इन दोनों में से पहले हो वही मान्य होता है। तो यहाँ पे गलत कथन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बाकी जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे है वो सही है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट जो होती है धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो विधानसभा में सीट जो आरक्षित होती है वो धार्मिक आधार पे होती है? तो जो हमारा यहाँ आंसर होगा वो सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे धार्मिक आधार पे सीट जो होती है वो आरक्षित होती है विधानसभा के लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखते हैं। पहला है कि यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
या दूसरा है कि यह मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापना के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक उसी प्रकार 226 के तहत हाई कोर्ट भी 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ये 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो नदी जल विवाद के लिए जो निर्णय देता है उसके लिए न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनका एक कमेटी बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो केवल वही जो कमेटी होती है वो नदी जल विवाद के बारे में निर्णय ले सकती है, ना कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया एक कमेटी जो नदी जल विवादों के निर्णय ले सकती है। इसका जो उल्लेख है वो हमारा संविधान के आर्टिकल 262 में है। जो चौथा है यह अपनी से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन गलत है, जो उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ये नदी जल विवाद का निर्णय ये नहीं करता है, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक समिति जिसमें न्यायाधीश होते हैं वही करते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचक समूह, निर्वाचक मंडल, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रहे आज की हमारी 20 क्वेश्चन, संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले विगत वर्षों में पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो नेट, जीआरएफ, टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। पीवाईक्यू है, जो इस दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू नहीं है, पीवाईक्यू है। तो इसे आप ध्यान में रख कर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच।